सूरज हूं, मुझको डर किसी साए का नहीं है। ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं है। सूरज। मॉर्निंग टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं जिनसे हम रूबरू होंगे, आपको उनकी बात सुनाएंगे। लेकिन एक छोटा सा परिचय बता दें। राजस्थान के कोटा के रहने वाले, देश के प्रख्यात शायर और कवि, जो लगभग 22 देशों की यात्रा कर चुके हैं, अपने काव्य का मंचन कर चुके हैं, काव्य पाठ कर चुके हैं, शायरियाँ सुना चुके हैं और तमाम चाहने वाले पूरे देश भर में हैं इनके। अंतर्राष्ट्रीय कवि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। ऐसे महान शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने मानवता के लिए अपनी लेखनी को समर्पित कर दिया है। भगवान राम पर लिखा, भगवान कृष्ण पर लिखा, कुरान पर लिखा और भारत को जोड़े रखने का एक जो लेखनी है वो आपकी रचनाओं में मिलता है। रीवा आए हैं और इस मौके पर हमें सौभाग्य हुआ है कि आपसे मिले। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया आप सबका। सर, कैसा देखते हैं आप, इतने देशों की यात्रा कर चुके हैं, कैसा अब अनुभव होता है इस मानवता की कड़ी में जो आपकी लेखनी है वो कैसी चल रही है और इस समय जो वर्तमान परिदृश्य है वो कैसा है? देखिए, समय की नेचर ही है कि वो अपने रूप बदलता रहता है। समय की परिभाषा बड़ी मुश्किल है। मौसम होता है तो कहते हैं हम कि इस मौसम का समय अपना काम करता है और जो चीज़ें आज दिखती हैं वो कल हों इसकी कोई गारंटी नहीं है। बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। अच्छा समय, मैं तो ये कहूँगा कल भी अच्छा समय है। और आज अगर आपको कोरोना का आप जिक्र करें या डेंगू का जिक्र करें या किसी और का, कहीं सुनामी आ गई या कहीं पर आपदा आ गई या कहीं जल तांडव हो गया, ये चीज़ें हैं, ये सिग्नल्स हैं कि हमें अब कुछ बदलना चाहिए, समझना चाहिए देश को, मानवता को। कहीं कोई चूक हो रही है, वक्त ये बताने आता है। समय की बात आपने कही है। ये दौर चल रहा है, डिजिटल मीडिया का चल रहा है। नए नए कवि उभर कर सामने आ रहे हैं। पहले जिन कवियों को कभी मौका नहीं मिल पाता था किसी कारण से, अब डिजिटली वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में कैसा है ये जो आपका जो परिवार है, ये जो बिरादरी है आपकी शायरों की, कवियों की, तो कितना फ़ायदा है इस डिजिटली करण का? देखिए, चीज़ें फैलने में अब वक्त नहीं लगता है। और पहले हुआ ये करता था कि आपने कुछ लिखा है तो उसके लिए मंच चाहिए, जब सोशल मीडिया नहीं होता था और मंच बड़ी मुश्किल से मिलता था। आज ये है कि पूरी दुनिया एक मंच है। शेक्सपियर ने कहा कि ये दुनिया पूरी रंगमंच है, लेकिन डिजिटलाइजेशन तब नहीं था। शेक्सपियर इतने कई सौ साल के बाद आज सही साबित हो रहा है कि ये दुनिया रंगमंच है। सोशल मीडिया आ गया, आप अपनी कोई बात इंस्टाग्राम पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, लोग दूर तक देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, आपकी प्रतिभा पहुंचती है। और अगर आप में दम है और आपने अगर देश को, आपने इंसानियत को, आपने सबको साथ लेके चलने की नीयत बना ली है, तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। और काम चाहे आप वो, जिस तरह से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये भी आपकी एक खिदमत है कि आप वो चीज़ें निकलवा रहे हैं सामने वाले से जो इस दौर को चाहिए। तो डिजिटलाइजेशन से ये तो फ़ायदा है कि जो नई प्रतिभाएं आ रही हैं उनका काम दुनिया तक पहुंच रहा है। और जल्दबाजी ना करे पीढ़ी, मेरी पीढ़ी जल्दबाजी न करे। इसका एक नुकसान है ये डिजिटलाइजेशन का, कि जल्दबाजी न करे, पढ़े ज़्यादा, अनुभव ज़्यादा ले, उसके बाद कलम उठाए। जब कलम उठाए तो महाकवि बनने के लिए ना उठाए। महाकवि तो लोग बनाते हैं और लोग तब बनाते हैं जब आप उन तक अपना मैटर पहुंचाते हैं। तो मेरी पीढ़ी से गुजारिश है कि वो जल्दबाजी ना करे, अनावश्यक दौड़े ना, समझ रहे हैं, पहले धीरे धीरे चले बच्चे की तरह। ग्रोथ वही काम करती है जो ज़िंदगी की ग्रोथ होती है, एकदम युवा नहीं होता। इसलिए मुझे खुशी है कि इस देश में टैलेंट बहुत है और आज नहीं, कल भी था, परसों भी था। मौके नहीं मिलते थे, अब मौके मिलते हैं। अब प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर
दूर गांव में बैठा हुआ एक आदमी कमेंट भेजता है कि ये सही है या गलत है, तो वो उसका कमेंट आप रद्द कर सकते हो, उसके कमेंट पर आप अपना प्रति कमेंट डाल सकते हो, लेकिन उसकी बात तो पहुंच गई लोगों तक। सर, आप मिले हैं और आप अपनी 2-4 लाइनें ना सुनाएं तो ये ठीक नहीं होगा, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी पसंदीदा 4 लाइनें जो हमारे दर्शकों को आप सुना दें। मैं देखिए, मैं चूँकि मुस्लिम हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो 25 करोड़ मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये अभी दूर हैं, ये मुख्यधारा से भी दूर है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उसके कारण क्या है। मैं इतना चाहता हूं कि आप मस्जिद में नमाज भी पढ़िए, रोज़ा भी रखिए, लेकिन आप रोज़ा कहाँ रख रहे हैं? ये रोज़ा भी रखिए, लेकिन आप रोज़ा कहाँ रख रहे हैं, मस्जिद कहाँ बनी हुई है, उस जगह का नाम भी याद रखें, और वो जगह है भारतवर्ष। तो ये मेरा मिशन भी है, और 25 करोड़ लोगों की 50 करोड़ आंखें खोलना मेरा मिशन है। मैं 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगा अभिषेक, और बस कोई भूमिका नहीं है, मैं गा के सुनाता हूँ, मुझे लोग ऐसे ही पसंद करते हैं कि किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते, तो सूर्य ढलने से साए नहीं बदल जाते। सुनो तो मिट्टी की खुशबू कह रही है कुछ, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदल जाते। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अभिषेक। और मैं 2 शेर ऐसे सुना दूं आपको कि सूरज हूं मुझको डर किसी साये का नहीं है, सूरज हूं मुझको डर किसी साये का नहीं है, ये देश मेरा घर है किराए का नहीं है। सूरज हूं मुझको डर किसी साये का नहीं है। आपका कैमरामैन भी मुस्कुरा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लोग, कि सूरज हूं मुझको डर किसी साये का नहीं है, ये देश मेरा घर है किराए का नहीं है। मुश्किल घड़ी है आओ उठो देश बचाएं, मुश्किल घड़ी है आओ उठो देश बचाएं, ये वक्त यार अपने पराये का नहीं है। तो बहुत शुक्रिया रीवा वालों, मध्य प्रदेश वालों, मेरे देशवासियों, मेरी बात दूर तक पहुंचाओ। माफ़ कर देना कहीं किसी से कोई गलती हो जाए, हल्की सी भी माफ़ कर देना उन लोगों को जो ट्रैफिक रूल तोड़ के बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा के आपसे आगे निकलना चाहते हैं। जो आगे निकलना चाहते हैं वो आगे भी बहुत जल्दी पहुंचते हैं, और आगे एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर किसी को पहुंचा के घर वापस लोग चले आते हैं। जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे चलिए, सोच के चलिए, अनुभव के साथ चलिए, आप वहां पहुंचेंगे जहां आपको आपकी नीयत है। थैंक यू। सर, कहा जाता है कि साहित्य है समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ घटित होता है वो आपकी कविताओं में, आपकी कलम में उभर कर सामने आता है। वर्तमान का जो सियासत है और साहित्य है उसका संबंध कैसे देखते हैं आप? उसे कैसे उकेरना चाहते हैं, कैसे लिखना चाहते हैं? देखिए, साहित्य और समाज कभी अलग थे नहीं। साहित्य कहाँ से आता है? समाज से आता है। और समाज में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? सियासत है। तो सियासत तो प्रभावित करती है साहित्य को। अब ये है कि कलम वाले उस सियासत में से मोती चुनते हैं या पत्थर चुनते हैं। मैं ये कहूँगा कि दोनों चुनो। समाज के सामने रखो, लोगों के सामने रखो कि भाई सियासत में ये चीज़ें हो रही हैं, आप अपनी बात कह के हट जाइए, लोगों को फैसला करने दीजिए। हर 5 साल के बाद मौका मिलता है। हाँ, एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं।
वो उसी तरह से चुन कर आए हैं जिस तरह से और प्रधानमंत्री चुन कर आया करते थे। ये लोकतंत्र है। यहाँ पर शर्त नहीं है कि आप बीए कर लेंगे तभी आप विधायक बनेंगे। यहाँ शर्त ये है कि आप में इतनी समझबूझ होनी चाहिए कि आप कानून समझें और कानून बना सकें। तो मैं तो यही कहूँगा कि देश पर इस वक्त बुरा वक्त है, कोरोना है, रोज़गार चले गए हैं। हमें व्यवस्था का साथ दे के, लेकिन अंधभक्ति वाला साथ नहीं, हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दे के उनको साथ में रख के आगे बढ़ना है ताकि देश का भला हो। प्राइम मिनिस्टर कौन है मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि ये देश क्या है। हमें अभी जिन हाथों में है हमें उन्हीं हाथों में लेके आगे देश बढ़ना है। एक्सेप्ट करो पीएम को, इसलिए एक्सेप्ट करो कि ही इज़ द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये नहीं कि वो उसके हैं उसके हैं उसके हैं उसके हैं। हाँ, ये बात और है कि बहुत काम 70 साल में हो सकता था जो अभी रह गया है। तो ये थे देश के चर्चित महान शायर डॉक्टर कुंवर फिर से ये थे हमारे साथ देश के मशहूर शायर कुंवर जावेद साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, अपनी कविताएं, अपनी शायरियों की कुछ पंक्तियां भी हमें सुनाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका रीवा में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी बात। बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।